नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, जनता दल यूनाइटेड JDU, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड जिसे हम लोग JDU कहते हैं, तो राजनीतिक दल का चिन्ह क्या है? ठीक है, ये JDU पार्टी है तो इसका राजनीतिक चिन्ह क्या है ये आपको बताना है। लालटेन, तीर, धनुष बाण या फिर उगता हुआ सूरज। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड JDU जो ये राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है ये आपको बताना है। JDU की अगर हम लोग बात करते हैं, जनता दल यूनाइटेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इस पार्टी की स्थापना होगी 2003 में। ठीक है, 2003 में इसकी स्थापना होती है। और इस पार्टी की अगर प्रमुख की बात करेंगे तो प्रमुख कौन है? तो प्रमुख है नीतीश कुमार। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड जो ये पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना होगी 2003 में। नीतीश कुमार इस पार्टी के संस्थापक हैं और इस पार्टी का, इस राजनीतिक दल का जो चिन्ह है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा तीर। ठीक है, पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जो ये राजनीतिक पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह जो है तीर है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीतीश कुमार जो हैं ये भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना है तो नीतीश कुमार बने हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरे प्रश्न का हम लोग आंसर करेंगे, भारतीय महिला आयोग अधिनियम कब बना है? दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। भारतीय महिला आयोग अधिनियम कब बना है? 1985 में, 1965 में, 1995 में या फिर 1990 में? दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा और जितने लोग बाद में जुड़ते चल रहे हो सभी लोग इस सेशन को क्या कर दो, सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, सेशन को क्या कर दो, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, यहां पर बात करेंगे, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 1990 में भारतीय महिला आयोग अधिनियम बना था। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन डी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे, 1977 में जनता पार्टी की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? चलिए तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो जनता पार्टी की जो सरकार है, ठीक है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये सरकार जो बनेगी किसके नेतृत्व में बनेगी? मोरारजी देसाई के, कर्पूरी ठाकुर के, जगजीवन राम के या फिर चंद्रशेखर के? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और सही विकल्प जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनेगी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया है बिल्कुल आप लोग एकदम सही हो। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा, पूर्वी मध्य रेलवे का आपसे मुख्यालय पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो गोरखपुर, इलाहाबाद, हाजीपुर या फिर पटना? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा चौथे प्रश्न का। और देखिए यहाँ पर पूर्वी मध्य रेलवे आपसे पूछ रहा है और करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, हाजीपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हाजीपुर। जितने लोग ऑप्शन सी कर रहे हो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो, जो लोग गोरखपुर या फिर इलाहाबाद आंसर कर रहे हो गलत हो जाओगे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहां पर है? तो ये हाजीपुर में है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद क्या होगा? तो देखो इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, किसका है? इलाहाबाद उत्तर मध्य रेलवे का है। और अगर गोरखपुर की हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर जो है ये उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, किसका है? उत्तर पूर्व का है। लेकिन आपसे पूछा किससे है? आपका पूछा है पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये है हाजीपुर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? चलिए बताइएगा,
अमृत बाजार पत्रिका। अच्छा देखिए, ये पत्रिका क्यों महत्वपूर्ण है? ये पत्रिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो ये पत्रिका जो है ये आती थी आपकी किस में? ये आती थी बंगाली भाषा में। ठीक है, ये पत्रिका किस भाषा में आती थी? तो बंगाली भाषा में आती थी। और इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल लिया और क्या कर लिया, जहां पर ये बंगाली में प्रकाशित होता था, अगले दिन दूसरे दिन जो है सुबह से जो है ये क्या हो गया, दूसरे दिन सुबह से जो है ये इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में आने लगा। तो इसलिए ये पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, तो जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इसने क्या किया, इसने उस प्रतिबंध से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली, अगले दिन से ये पेपर इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में आना शुरू हो गया। तो इसलिए जो है समाचार पत्र, ये पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके संपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे मोतीलाल घोष हो जाएंगे। ऑप्शन बी जितने लोग यहां पर करोगे बिल्कुल करेक्ट होगी, मोतीलाल घोष। चलिए आगे बढ़ेंगे 6वें प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, बताइएगा यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन हो जाएगा? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर स्विट्जरलैंड। 6वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से 6वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन हो जाएगा? तो देखो जितने लोग भारत कर रहे हो, भारत गलत हो जाओगे। भारत में देखो लोकतंत्रात्मक देश तो है भारत, लेकिन भारत में क्या है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में क्या है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग राजधानी बात करेंगे तो राजधानी क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी स्विट्जरलैंड की। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? 7वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना। अगर हम लोग बात करेंगे राजनीतिक दलों की बात करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात करेंगे, तो उनकी शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस या फिर अमेरिका। 7वें प्रश्न का आंसर करना है, जल्दी से सारे लोग बताइएगा 7वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजनीतिक दलों की जो नींव है वो सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। और आपको पता होना चाहिए कि जो संसदीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत भी, जो संसदीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत भी कहां पर होगी, तो ग्रेट ब्रिटेन में ही होगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। जूट का पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? चलिए 8वें प्रश्न की बात करेंगे तो बताइएगा जूट का पहला कारखाना। और देखो क्योंकि ये पहला है तो फिर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो जूट का पहला कारखाना है ये खोला जाएगा 1855 में खोला जाएगा। ठीक है, कब, तो 1855 में खोला जाएगा। और कहां पर खोला जाएगा, तो देखो एक स्थान है रिसड़ा। ठीक है, रिसड़ा एक स्थान है और ये स्थान कहां पर है, तो ये है कोलकाता में। ठीक है, रिसड़ा एक स्थान है कोलकाता में और यहां पर पहला जूट कारखाना खोला जाएगा 1855 में हुगली नदी के किनारे। ठीक है, नदी कौन सी है, तो हुगली नदी के किनारे रिसड़ा, कोलकाता नाम जो है, रिसड़ा नामक स्थान पर कोलकाता में पहला जूट कारखाना खोला जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पेरिस शांति समझौता कब हुआ है? चलिए 9वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो देखो पहला विश्व युद्ध जो है, ठीक है, अगर हम लोग पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं तो पहला जो विश्व युद्ध चलेगा ये आपका चलेगा 1914 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, पहला जो आपका जो विश्व युद्ध है, ठीक है, पहला जो आपका विश्व युद्ध है ये चलेगा 1914 से लेकर के 1918 तक। और इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस शांति समझौता होगा। और किस वर्ष होगा, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1919 में पेरिस शांति समझौता होगा। ऑप्शन बी जितने लोग करोगे बिल्कुल करेक्ट जाओगे। 10वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, देश का पहला वस्त्र पार्क किस राज्य में खोला गया है? चलिए अब बताइएगा, देश का पहला वस्त्र पार्क, चलिए बताइएगा। तो देश का पहला वस्त्र पार्क जो है ये कहां पर खोला गया है? तो देखो एक स्थल है आपका तिरुपुर। ठीक है, एक स्थल है आपका तिरुपुर और तिरुपुर में आपका जो है पहला वस्त्र पार्क खोला गया है। लेकिन प्रश्न वही है कि ये जो तिरुपुर है,
यहाँ पर पहला वस्त्र पार्क खोला गया है, लेकिन ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार या फिर कोलकाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में तिरुपुर नामक स्थान पर देश का पहला वस्त्र पार्क खोला गया है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। आसान प्रश्न, कौन रवि की फसल है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो रवि की आपसे फसल पूछ रहा है। देखो रवि की बाकी अगर हम लोग फसलों की बात करें तो बाकी रवि की जो फसल होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? चना हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मटर हो जाएगा, जौ की बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये सब ऑप्शन में नहीं है। बताना तो चना मटर जौ जो है ये भी रवि की फसल है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर रवि की फसल कौन सी है? ज्वार है, धान है, गेहूं है या फिर जूट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं जो है ये रवि की फसल है। ठीक है, गेहूं क्या हो जाएगा? रवि की फसल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा किसे तैयार किया जाता है? ठीक है, बताइएगा पेट्रो रसायन के उत्पादन के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो चीनी का, नायलॉन का, जूट का या फिर रेशम का। 12वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। पेट्रो रसायन के उत्पादन के द्वारा हम किस चीज का निर्माण करते हैं, किसे हम तैयार करते हैं? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन के द्वारा नायलॉन का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ेंगे, हेमेटाइट संबंधित है। अब बताइएगा हेमेटाइट जो है तो ये किससे संबंधित है? हेमेटाइट जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर तांबा। हेमेटाइट अगर पूछ ले आपको कि हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क है, किससे संबंधित है? जस्ते से, एल्यूमिनियम से, लोहे से या फिर तांबे से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहे से। हेमेटाइट जो है ये लोहे का एक अयस्क है। ठीक है, लोहे से संबंधित है। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। बताइएगा ये जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है, ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। देखो जो ये विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है इसकी स्थापना होगी 1923 में। ठीक है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होगी 1923 में। और कहां पर होगी? तो मैसूर में। ठीक है, ध्यान रखना, मैसूर कर्नाटक में 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होगी। और यही मैसूर में एक स्थान है आपका भद्रावती। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो भद्रावती। तो भद्रावती मैसूर में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना होगी 1923 में। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो यंग इटली जैसा कि नाम से ही है, देखो इटली है तो यंग इटली जो है ये क्या था? तो ये इटली का एक संगठन है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इटली का एक संगठन है जो कि इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था। ठीक है, यंग इटली इटली का एक क्रांतिकारी संगठन था जो इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा था। जैसे हम लोग के यहाँ भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, गदर पार्टी हो गया, इस तरीके की बहुत सारी पार्टियां थी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही थी। उसी तरीके से इटली में ये यंग इटली पार्टी थी जो कि क्या कर रही थी? जो कि इटली की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही थी। और इसकी अगर हम लोग बात करें कि इस यंग इटली जो ये दल था या जो संगठन था इसकी स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना, एक क्रांतिकारी था आपका मैज़नी। ठीक है, तो मैज़नी ने जो है यंग इटली की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1831 में की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यंग इटली की स्थापना 1831 में की गई है। आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पूछ रहा है। शिल्पकार थे, व्यापारी थे, खेती था या फिर पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा 16वें प्रश्न का। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? तो देखो जो लोग खेती करोगे गलत हो जाओगे, पशुपालन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशुपालन है। ऋग्वैदिक आर्य जो है वो पशुओं के, ठीक है, पशुओं के पालन पर ज्यादा जोर देते हैं। और यही ऋग्वैदिक आर्य में ही आपको गाय मिलेगा। ठीक
ठीक है, ध्यान रखना, गाय मिलेगा। गाय को क्या कहा गया है? गाय को अघन्य कहा गया है, न मारा जाने वाला जीव कहा गया है। और ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों में जिसके पास जितना अधिक पशुधन होता था उसे उतना ही ज्यादा समृद्ध माना जाता था। जिसके पास जितने पशु होते थे उसको उतना ही समृद्ध माना जाता था। आपने देखा होगा रामायण महाभारत में कहा जाता है कि इनके पास 1000 पशु है, 1000 गाय हैं, 1000 गायों के स्वामी हैं। तो जिनके पास जितना ज्यादा पशु होता था उसको उतना ज्यादा समृद्ध माना जाता था। पशुपालन मुख्य व्यवसाय होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, बताइएगा। इंग्लैंड की जो है 1857 की क्रांति होगी और इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, अगर क्रांति के समय पूछ ले कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? तो वो हो जाएंगे आपके 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर हैं वो हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? तो भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछे तो क्या आंसर होगा? गोल्डस्टोन होगा, चर्चिल होगा, मैकडोनाल्ड होगा या फिर पॉमस्टन होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, पॉमस्टन। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। और अगर भारत में गवर्नर जनरल पूछ ले तो कैनिंग है, जिनके समय में 1857 की क्रांति होती है। 18वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध कब हुआ है? बताइएगा। 1756, 1759, 1760 या फिर 1763 में। देखो, वेदरा का जो युद्ध होगा ये एक तरफ तो आपके अंग्रेज रहेंगे और दूसरी तरफ जो रहेंगे वो रहेंगे डच रहेंगे। ठीक है, तो एक तरफ अंग्रेज रहेंगे, एक तरफ डच रहेंगे और इन दोनों के बीच में वेदरा का युद्ध होगा। और इस वेदरा के युद्ध में जो डच लोग हैं ये क्या हो जाएंगे? तो ये हार जाते हैं। ठीक है, डच लोग क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और ये युद्ध कब हुआ है? तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। आगे बढ़ेंगे, 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? बताइएगा। तो जर्मनी बर्लिन में 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, चंपक रमन पिल्लई या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा। 19वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर देखो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपक रमन पिल्लई हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना की थी। जितने लोग ऑप्शन सी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, बहुत सारे लोग। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? मतलब कि गांधी जी ने किस समाचार पत्र का 1933 तक संपादन किया है? सर्वोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया या फिर आर्य। तो क्या हो जाएगा? चलिए, इस प्रश्न का आप आसानी से आंसर कर ले जाओगे और क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी 1933 तक करते हैं। और अगर पूछ ले कि यंग इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, इस पत्रिका का संपादन कब शुरू हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन शुरू किया था और इसका संपादन करेंगे 1933 तक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समदाब रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं या फिर अक्षांश रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। 21वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो, यहाँ पर जो लोग भूमध्य रेखा कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट जो होगा वो होगा अक्षांश रेखा। ठीक है, देखो अगर अक्षांश रेखा नहीं दिया होता तो आप भूमध्य रेखा कर सकते थे। ये हमारी पृथ्वी रेखा है, पृथ्वी है और पृथ्वी पर इस तरीके की जो भी रेखा है, विषुवत रेखा को ही तो भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, विषुवत रेखा को ही हम लोग क्या करते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इसके समानांतर जितनी भी रेखा खींची गई है ये सब क्या होती हैं? तो ये सब अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। गारो खासी जयंतियां
ये जो जनजातियां हैं ये किस राज्य में पाई जाती थी? ठीक है, बताइएगा किस राज्य में गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां निवास करती हैं? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में या फिर छोटा नागपुर में? 22वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा। गारो, खासी, जयंतिया ये जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, कहां पर? तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां निवास करती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। रायसीना पहाड़ी कहां पर स्थित है? 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। रायसीना पहाड़ी कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में, श्रीनगर में जिसे शंकराचार्य पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, कन्याकुमारी में या फिर मणिपुर में? तो बताइएगा रायसीना पहाड़ी कहां पर स्थित है। चलिए 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। और देखो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रायसीना पहाड़ी जो है ये नई दिल्ली में है और यहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, तो रायसीना पहाड़ी आपकी कहाँ पर है? तो दिल्ली में है और यहीं पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन ए जितने लोग किए हो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? राजनीतिक और सामाजिक मूल्य पर, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य पर, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य पर? अब देखते हैं 24वें प्रश्न का कितने लोग सही आंसर कर ले आते हो। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो देखो 24वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था बल देती है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी किया है बिल्कुल करेक्ट जाओगे। ठीक है, इस प्रश्न में कंफ्यूजन की संभावना थी, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य। आगे बढ़ेंगे 25वें प्रश्न की तरफ। उस रोजगार की, ठीक है 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे हम लोग। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाए? ठीक है, तो उस रोजगार की स्थिति को क्या कहा जाएगा जहां पर कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है? मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर ढांचागत बेरोजगारी? 25वें प्रश्न की बात करेंगे और करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, रोजगार की स्थिति जहां पर कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य हो जाए उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया है? चलिए बताइएगा। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत कब की गई है? देखो जो ये योजना है, इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि जो योजना है, इस योजना की शुरुआत होगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ। अब तो इस प्रश्न का सभी लोग आंसर कर लोगे। चलो बताओ अब क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 2015। ठीक है, और अगर पूछ ले डेट पूछ ले तो ध्यान रखना 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कूप मंडूक होना तो अपने काम से काम रखना, स्वयं पर अत्यधिक विश्वास होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बढ़ चढ़कर बातें करना। बताइएगा 27वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक होना। ठीक है, कुएं का मेढक होना, और कुएं के मेढक को लगता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है और इस कुएं के हम ही बादशाह हैं, है ना। तो अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कूप मंडूक होने का अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? अब देखो संस्थापक सदस्य बना है तो फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा। बताइएगा 28वें प्रश्न का कौन सा देश है जो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? नेपाल, सीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश।
28वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल हो जाएगा। और देखो ये भारत का पड़ोसी देश है, तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक भाई सेशन को लाइक नहीं किया है ना, सेशन को जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, और जितने लोग जो लोग चैनल पर पहली बार हो, सभी लोग चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो, ठीक है भाई। जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ये काम एक बार जल्दी से सभी लोग कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 67वां स्थान है, 71वां स्थान है, 75वां स्थान है, या फिर 77वां स्थान है। दुनिया के सबसे जो आपराधिक देश हैं, सबसे ज्यादा जहां पर अपराध होते हैं, तो उनकी एक रैंकिंग तैयार की गई है, उनका एक सूचकांक तैयार किया गया है, और इस सूचकांक में भारत का स्थान आपसे पूछा गया है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 77वां स्थान है, ठीक है। भारत का क्या है? तो 77वां स्थान है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो श्रेया पूजा ने जीता है, उज्ज्वला सेन ने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने जीता है, या फिर नंदिनी दास ने जीता है? बताइएगा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब तो किसने जीता है? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, 30वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर हो जाएंगी नंदिनी गुप्ता हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन होंगी? रेणु बाला होंगी, सकीना खातून होंगी, कविता देवी होंगी, या फिर संजीता चानू होंगी? 31वें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण कौन सी महिला है? और देखो ये जो महिला है ये किससे? तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है, और इन पर अभी फिलहाल 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये खिलाड़ी कौन है? तो ये है संजीता चानू है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संजीता चानू वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है, और डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण फिलहाल 4 साल के लिए प्रतिबंधित हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे 32वें प्रश्न की तरफ। महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? ठीक है, बताइएगा। तो एक नई पहल शुरू की गई है, कौन सी? महर्षि पहल, ठीक है। कौन सी पहल? महर्षि पहल शुरू की गई है, और इस महर्षि पहल का लक्ष्य क्या है? मिलेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना, समुद्री संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करना, पारंपरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, या फिर पांडुलिपियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। मिलेट्स क्या होता है? अच्छा भाई, तो मिलेट्स जो होता है, देखो मिलेट्स क्या होता है? तो मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मिलेट्स जो होते हैं ये होते हैं मोटे अनाज, और मोटे अनाजों के विषय में क्या करना है? जागरूकता पैदा करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि पहल का लक्ष्य मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, इस मंदिर को कहा जाता है? बताइएगा, 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। लेपाक्षी में स्थित मंदिर जो है ये अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, और इस मंदिर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो महालक्ष्मी, वीरभद्र, महाकाल, या फिर मुरुगन? 33वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखो ये जो मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, और इस मंदिर को कहते हैं वीरभद्र मंदिर कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीरभद्र मंदिर। 34वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है। तो यूएनओ क्या पूछा जा रहा है? यूएनओ की अगर हम लोग बात करेंगे, स्थापना यूएनओ की कब हुई है? तो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या करते हैं? संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ पर है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है? तो जापानी नहीं है, ठीक है। 34वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा जापानी नहीं है। सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? राजवाड़ा महल
जो है ये एक सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है और ये मध्य प्रदेश में बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में, मांडू में, उज्जैन में या फिर इंदौर में। 35वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना जो है ये इंदौर में स्थित है और इंदौर जो है ये 6वीं बार क्या हुआ है? तो 6वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। ठीक है, क्या हुआ है? तो सबसे स्वच्छ शहर, 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है कौन? इंदौर बना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था और वही पारंपरिक निवेदन आप लोगों से कि सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो और जो लोग पहली बार है सभी लोग चैनल को क्या कर लो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।